आज की वीडियो में आप लोगों को वर्धन वंश के संबंध में जानकारी प्रदान किया जाएगा। तो सर्वप्रथम वर्धन वंश के जानकारी के स्रोत के संदर्भ में देखें तो वर्धन वंश के जानकारी के प्रमुख रूप से 3 स्रोत हैं। प्रथम साहित्यिक स्रोत, द्वितीय विदेशी यात्री विवरण, तीसरे अभिलेखीय साक्ष्य। तो अब प्रथम साहित्यिक साक्ष्य के बारे में देखें तो वर्धन वंश के साहित्यिक साक्ष्य। तो साक्ष्यों के रूप में, साहित्यिक साक्ष्य के रूप में वर्धन वंश के 3 प्रमुख साक्ष्य हैं, जिनमें पहला साहित्यिक साक्ष्य हर्षचरित, जिसकी रचना हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था। दूसरा साहित्यिक साक्ष्य कादंबरी है, इसकी रचना भी बाणभट्ट ने किया था। और तीसरा साहित्यिक साक्ष्य आर्यमंज श्री मूलकर, यह एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिससे हर्षवर्धन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में हर्षवर्धन द्वारा रचित स्वयं की पुस्तक भी हैं, जिनका नाम प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये सभी हर्षवर्धन या वर्धन वंश के जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं। जबकि विदेशी यात्री विवरण के संदर्भ में सबसे प्रमुख चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री है। यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया हुआ था। तो इससे लिखे यात्रा वृत्तांत से भी वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा विदेशी यात्री विवरण इतसिंह, ये भी एक चीनी यात्री था। और इसके अलावा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मधुबन और बछखेड़ा से अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिससे वर्धन वंश के बारे में जानकारी। 3 साहित्यिक, विदेशी यात्री विवरण और अभिलेखीय साक्ष्य से जानकारी प्राप्त होती है कि हरियाणा के अम्बाला जिले में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूत वंश की स्थापना नरवर्धन ने किया था। और इसी पुष्यभूत वंश को इतिहास में वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। अर्थात वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश एक ही है और इसका संस्थापक नरवर्धन। नरवर्धन के बाद राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन पुष्यभूत वंश अर्थात वर्धन वंश के शासक थे। वैसे प्रभाकर वर्धन के समय सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है और यहीं से वर्धन वंश की उपलब्धि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, जिनका नाम राजवर्धन और हर्षवर्धन था और पुत्री का नाम राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़ा भाई राजवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। लेकिन शासक बनने के बाद
मालवा और बंगाल के शासक इसके बहनोई के राज पर अटैक करके उसकी हत्या कर देते थे और हत्या करने के पश्चात राजवर्धन अपने बहनोई के हत्यारे का बदला लेने के लिए मालव राज पर आक्रमण करके उसको हरा डालता है, लेकिन शशांक जो बंगाल नरेश था बचकर भाग निकलता है और बंगाल नरेश शशांक धोखे से राजवर्धन की हत्या भी कर देता है। इस विषम परिस्थिति में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। शासक बनने के बाद हर्षवर्धन के सामने दो विकट परिस्थिति थी, जिनमें एक अपने भाई के हत्यारे को मारकर बदला लेना, दूसरे उस समय इनकी बहन राजश्री कन्नौज के कारागार में बंदी बना ली गई थी, क्योंकि मालवा नरेश और बंगाल नरेश दोनों ने इसके राज्य पर अटैक करके उनके पति गृह वर्मा की हत्या कर डाला था और राजश्री को बंदी गृह में बंद कर दिया। तो इस दो विकट परिस्थितियों में हर्षवर्धन बड़ी बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ सर्वप्रथम एक दिवाकर मित्र नामक व्यक्ति की सहायता से राजश्री को खोज निकालता है और उनको बंदी गृह से मुक्त करके वहाँ का शासिका के रूप में प्रतिष्ठित करता है। लेकिन इनकी बहन राजश्री ने कहा, आप स्वयं हमारे राज्य को सम्मिलित करके और अपनी एक राजधानी के रूप में यहाँ से शासन करें। और उधर राजवर्धन के हत्यारे मालवा नरेश को भी पराजित करके इसने बंदी बना लिया और बंगाल नरेश इस परिच्छेद से भागकर बंगाल पहुंच जाता है। तो इस तरह हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर वर्धन वंश के एक महान सम्राट के रूप में गद्दी पर बैठता है और इसका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक काफ़ी लंबा और प्रसिद्ध, या एक यूँ कहें कि 606 से 647 तक एक निष्कंटक राज्य इन्होंने किया। और राजा बनने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया। और इनके काल में जो प्रमुख बातें हैं हर्षवर्धन के, इसको आप लोग इस तरह जानें। हर्षवर्धन के शासनकाल में द्वितीय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत भ्रमण के लिए आया हुआ था और इसने अपने यात्रा वृत्तांत को एक ह्वेनसांग जीवनी के रूप में लिपिबद्ध किया, जो वर्धन वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा, हर्षवर्धन की प्रमुख बातें। हर्षवर्धन उत्तर भारत का महान सम्राट बनने के बाद दक्षिण विजय के लिए अपना अभियान प्रारंभ करता है और दक्षिण में उस समय चालुक्य वंश का एक महान शासक राज कर रहा था, उसका नाम है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। और उधर दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय भी दक्षिण भारत को पूरा जीत करके उत्तर भारत की तरफ उन्मुख हो, तो स्वाभाविक है कि दो महान राजाओं के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक है। तो इन दोनों के मध्य युद्ध के बारे में जानकारी यहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, जो इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। इस लेख से प्राप्त होता है कि उत्तर की प्रमुख शक्ति हर्षवर्धन और दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय के मध्य
नर्मदा नदी पर भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें एक बार पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई, द्वितीय बार हर्षवर्धन। लेकिन दोनों के विजय की जो सीमा बनी नर्मदा नदी पर, तो इस तरह हर्षवर्धन के शासनकाल में नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लड़ा गया युद्ध इतिहास में एक अपना अहम स्थान रखता है, क्योंकि हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने इसी नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया। इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल की कुछ और बातें हैं, जिनमें हर्षवर्धन अपने समय इतना दानी न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने राजकोष में जो धन इकट्ठा होते थे, इसको प्रति दूसरे वर्ष प्रयाग में एक सम्मेलन बुलाता था, प्रयाग में एक परिषद का आयोजन करता था या मेले का आयोजन करता था। उस मेले में अपने राजकोष की सारी संपत्ति गरीबों, दुखियों और पंडितों, ऋषियों इत्यादि को दान कर दिया करता था। तो हर्षवर्धन के शासन की प्रमुख विशेषता रही, हर्षवर्धन अपने शासन के प्रति दूसरे वर्ष प्रयाग में एक महामोर्च परिषद का आयोजन करता था, या एक तरह कहें एक मेले का आयोजन करता था, जिसमें अपने राजकोष की सारी संपत्ति दान करते थे। द्वितीय, अपनी राजधानी कन्नौज में हर्षवर्धन ने एक महासम्मेलन बुलाया था, जिसमें सभी धर्मों को लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था। लेकिन इस महासम्मेलन में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में महासम्मेलन जो धर्म संबंधित था या धार्मिक समारोह के रूप में जाना जाता है। दूसरा, प्रयाग में मेले का आयोजन, जिसे महामोर्च परिषद के नाम से जाना जाता है। इस तरह वर्धन वंश में हर्षवर्धन काफ़ी विख्यात और महान सम्राट हुआ, और हर्षवर्धन अपने राजनीतिक, धार्मिक कार्यों से साहित्यिक क्षेत्र में भी काफ़ी प्रसिद्धि हासिल किया था, क्योंकि इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना किया था, जिसका नाम प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, जो पहले भी बताया जा चुका है। इस तरह हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का सम्राट था, और वर्धन वंश को पुष्यभूत वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।